हम देखेंगे कि महाकाव्य में जो खगोलीय संकेत छिपे हैं ना, उनका इस्तेमाल युद्ध का समय तय करने के लिए कैसे होता है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी कि कैसे कुछ आजकल की ज्योतिषीय व्याख्याएं वर्तमान ग्रह की चाल को महाभारत काल से और हाल की घटनाओं से, खासकर भारत की घटनाओं से जोड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी बातचीत का आधार है एक स्रोत, महाभारत, खगोलीय संरेखण और वर्तमान चुनौतियां। अच्छा। हमारा मकसद है महाभारत के खगोलीय सुरागों को समझना, हाँ। और ये देखना कि प्राचीन अवलोकन, आधुनिक ज्योतिष और आजकल की घटनाओं में क्या रिश्ते बताए जा रहे हैं। तो चलिए महाभारत का समय तय करने की जो कोशिशें हुई हैं उनसे शुरू करते हैं। ये वाकई काफी पेचीदा मामला लगता है। हाँ है। तो महाभारत में ग्रहों की खास स्थितियों का जिक्र है, उनकी वक्री चाल का भी, मतलब रेट्रोग्रेड मोशों का। हाँ, और ग्रहणों का भी। जैसे कि वो केतु ग्रह का चित्रा नक्षत्र से गुजरना। हाँ, मंगल का मगा नक्षत्र के पास वक्री होना, बृहस्पति का श्रवण के पास। और एक बहुत खास घटना भी बताई जाती है। हाँ, वो बहुत असाधारण है। एक ही चंद्रमास में सिर्फ 13 दिनों के भीतर 2 ग्रहण लगना। 13 दिन में 2? जी हाँ। पहले पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और उसके ठीक 13वें दिन अमावस्या को सूर्य ग्रहण। मतलब खगोलीय गणित से देखें तो ये बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, तो फिर इतने सारे संकेतों के बाद भी समय तय करना इतना मुश्किल क्यों रहा है? हाँ, देखिए, कई वजह हैं। एक तो ये कि वर्णन काफी जटिल है और कभी-कभी लगता है कि एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हाँ। दूसरी बात ये भी संभव है कि हजारों सालों में मूल पाठ में कुछ बदलाव हुए हों, कुछ अंश शायद बाद में जोड़े गए हों। अच्छा, ये भी हो सकता तो है। इन्हीं चुनौतियों की वजह से ना अलग-अलग शोधकर्ताओं ने जब कोशिश की तो वो अलग-अलग नतीजों पर पहुंचे हैं। जैसे कि क्या तारीखें दी गई हैं? कुछ गणनाएं युग को 5561 ईसा पूर्व बताती हैं, तो कुछ 3102 या 3067 ईसा पूर्व। काफी बड़ा अंतर है ये तो। हाँ, और कुछ 1478 ईसा पूर्व के आसपास भी रखते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इन सभी घटनाओं को एक साथ सही बिठा पाना। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सब पाठ में लिखी खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण है, उसकी व्याख्या है। ये वाकई दिलचस्प है कि हजारों साल पुराने पाठ में ना इतनी खगोलीय जानकारी छुपी हुई है। पर आजकल के सितारों का क्या मतलब ज्योतिष की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है? हाँ, देखिए, यहीं पे खगोल विज्ञान और ज्योतिष का जो फर्क है वो समझना अहम हो जाता है। सही बात है। खगोल विज्ञान तो बस ग्रहों की स्थिति बताते हैं, जैसे गणित। ज्योतिष उस स्थिति का अर्थ निकालने की कोशिश करता है, जो कि व्याख्याओं और मान्यताओं पर आधारित है, वैज्ञानिक प्रमाण पर नहीं। अच्छा। आजकल ज्योतिष में ग्रह युद्ध की बात हो रही है, जब 2 ग्रह आसमान में बहुत पास आ जाते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसे अक्सर धरती पर संघर्ष या उथल-पुथल से जोड़ा जाता है। और हाल फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनी थी क्या? हाँ, लगभग 30 मई 2025 के आसपास एक 6 ग्रहों की युति की बात हुई थी। मतलब 6 ग्रह एक साथ आए थे। 6 ग्रह एक साथ? हाँ, जिसे कुछ ज्योतिषी गणितीय रूप से महाभारत काल या दूसरे युद्ध कालों की ग्रह स्थितियों जैसा बता रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा मंगल ग्रह, जिसे ज्योतिष में ऊर्जा, आक्रामकता का प्रतीक मानते, और मीन राशि में राहु शनि की युति। राहु शनि युति को तो अच्छा नहीं मानते शायद। हाँ, इसे अक्सर सामूहिक पीड़ा या धोखे वगैरह से जोड़ा जाता है, तो इन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और इसका भारत के संदर्भ में कोई खास मतलब निकाला जा रहा है क्या? कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, उदाहरण के लिए भारत की कुंडली में मंगल का कर्क राशि में कमजोर होकर तीसरे भाव में जाना। तीसरा भाव मतलब? तीसरा भाव पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसे सीमा पार तनाव की आशंका से जोड़ा जा रहा है। ओहो। और साथ ही कुछ भविष्यवाणियों का भी जिक्र होता है, जैसे बाबा वेंगा या भविष्यमालिका। हाँ, उनका नाम भी आता है। जिनमें 2025 से 2028 के बीच दुनिया में संघर्ष या उथल-पुथल की बातें हैं, जो इन ज्योतिषीय व्याख्याओं से मेल खाती सी लगती हैं। पर यह साफ करना बहुत जरूरी है कि ये सब ज्योतिषीय मान्यताएं और अनुमान हैं, ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। बिल्कुल, ये अंतर समझना जरूरी है। अच्छा, इन ज्योतिषीय व्याख्याओं के बीच स्रोत में भारत में हुई हाल की कुछ दुखद घटनाओं का भी जिक्र था। हाँ, जैसे जनवरी 2025 में कुंभ मेले की भगदड़ की खबर थी। अप्रैल 2025 का पहलगाम आतंकी हमला। हाँ, फिर जून 2025 में बेंगलुरु में आरसीबी की विजय परेड के दौरान भगदड़। जून 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना। और वो केदारनाथ वाली हेलीकॉप्टर दुर्घटना भी शायद जून 2025 की ही थी। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ ज्योतिषी इन घटनाओं को विक्रम संवत 2082 में ग्रहों की, जिसे वो नकारात्मक चाल कह रहे हैं, उससे जोड़कर देख रहे हैं। क्या किसी खास ग्रह स्थिति का जिक्र है इन दुर्घटनाओं के संदर्भ में? विमानन दुर्घटनाओं के लिए खासतौर पर बृहस्पति ग्रह की मृगशिरा और आद्रा नक्षत्रों में स्थिति का जिक्र किया गया है। अच्छा। लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा, ये एक ज्योतिषीय संबंध बताया जा रहा है,
कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कारण और प्रभाव का रिश्ता नहीं है यहाँ। तो संक्षेप में कहें तो महाभारत हमें उसके काल निर्धारण की कोशिशों के लिए खगोलीय डेटा देता है, जिसकी व्याख्या मुश्किल है। हाँ, और वर्तमान घटनाओं को ज्योतिषीय व्याख्याओं और भविष्यवाणियों के जरिए जोड़ा जा रहा है, जो महाकाव्य युग के साथ समानताएं ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। तो हमने देखा कि कैसे महाभारत में उसके समय को जानने के सुराग तो हैं, खगोलीय सुराग, लेकिन उनकी व्याख्या करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कैसे आज की ज्योतिषीय व्याख्याएं मौजूदा ग्रह स्थितियों को वैश्विक तनावों और भारत में हुई हाल की दुखद घटनाओं से जोड़कर पुराने समय से एक तरह की समानता बता रही हैं। हाँ, और इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन खगोलीय संदर्भों का विश्लेषण करना एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक खोज का विषय है। सही। जबकि ज्योतिषीय भविष्यवाणियां जो हैं वो व्याख्याओं और मान्यताओं पर आधारित होती हैं। उनका कोई स्थापित वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल तो जरूर खड़ा करती है आखिर में। हाँ, बिल्कुल। और वो ये है कि ये देखते हुए कि प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में अक्सर खगोलीय घटनाएं एक तरह से कोड लैंग्वेज में दर्ज होती थीं, तो ऐसी और कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं या ग्रंथ हो सकते हैं जिनमें इसी तरह के अनसुलझे खगोलीय सुराग छिपे हों? और अगर हम उन्हें समझ पाएं तो वो हमारे अतीत की समझ को कैसे बदल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।